मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आज की बायो की जो क्लास है वो सेल्स से रिलेटेड करने जा रहे हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में जो संबंधित टॉपिक्स हैं तो वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज की ऑनलाइन क्लासेस और टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे हैं आज सेल से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल्स। एक्चुअली अभी जो यूनिट आप लोगों को पढ़ाई जा रही है तो वो सेल चल रही है। अब इसमें आज हम लोग जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिएगा कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। हिंदी में बात करें तो कोशिकांग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। कोशिकांग ऑर्गन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के अंदर जो कुछ संरचनाएं होती हैं तो कोशिकांग उन्हीं में से शामिल रहते हैं। अब एक्चुअली कुछ प्लांट और एनिमल सेल में कुछ कोशिकांग जो है वो डिफर हो सकते हैं, बट कुछ कोशिकांग जो है सिमिलर भी रहते हैं। तो हम लोग आज जो है बात करने जा रहे हैं राइबोसोम पर। तो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। मीन्स कलाविहीन कोशिकांग की अगर बात की जाए तो राइबोसोम कहलाता है। ये और भी कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, गोल्जी बॉडी है। तो कई सारे कोशिकांग होते हैं जो कि जिनमें कह सकते हैं कि कला या मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। बट जो राइबोसोम है एक तो ये बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म कण के रूप में होते हैं और गोलाकार रूप में होते हैं, और ये जो है कलाविहीन कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कलाविहीन कोशिकांग कौन सा कहलाता है, तो राइबोसोम को बोलते हैं। अच्छा, राइबोसोम जो है, अब इसके बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक रॉबिन्सन और दूसरे ब्राउन। इन्होंने जो है राइबोसोम को सबसे पहले प्लांट सेल में सबसे पहले देखा था। पादप कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने देखा। और किस प्लांट में, तो कह सकते हैं कि सैम के प्लांट की जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, तो उनकी कोशिकाओं में सबसे पहले राइबोसोम को रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें कि ये तो हो गई बात प्लांट सेल की, अब अगर बात करें एनिमल सेल, देन एनिमल सेल में जो राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट पेलाडे। तो पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को खोजा था, जबकि रॉबिन्सन और ब्राउन साइंटिस्ट ने प्लांट सेल में राइबोसोम के बारे में बताया था। अच्छा, अब ये जो साइंटिस्ट रहे तो इस तरह की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला। तो हमने आपको बताया एक रॉबिन्सन और ब्राउन, इन्होंने जो है प्लांट सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया था, जबकि पेलाडे जो रहे इन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज की थी। अब देखिए, हम लोग बात कर लें कि जो राइबोसोम है ये कोशिका में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जो है एक कोशिकांग है जो कि और दूसरे कोशिकांगों में भी मिलता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, हरितलवक में, ईआर में और केंद्रक में।
इनमें ये पाया जाता है। ईआर की बात कर लेते हैं। ईआर मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोले तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये जो हमने अभी आपको कुछ नेम बोले हैं कोशिकांगों के, तो इन कोशिकांगों में राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। एक बार रिपीट कर लेंगे, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, तो इनसे संबंधित है। ईआर में एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइप की होती है, एक कणिकामय, एक कणिका विहीन। कणिकामय क्यों बोलते हैं ईआर को? एक्चुअली राइबोसोम जब प्रेजेंट होते हैं ईआर पर, तो वो राइबोसोम की वजह से उसमें रफनेस आ जाती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रफ ईआर या कणिका युक्त ईआर कह देते हैं। और अगर राइबोसोम जब एब्सेंट होते हैं ईआर पर, तो ऑब्वियसली वो प्लेन सरफेस होगी उसकी, तो वो स्मूथ ईआर कहलाती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सपाट ईआर या कणिका विहीन ईआर कह सकते हैं। तो इस तरह से ईआर 2 टाइप की हुई, रफ एंड स्मूथ। रफ वाले पर राइबोसोम प्रेजेंट और स्मूथ वाले पर राइबोसोम एब्सेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं, एक तो प्रोटीन और तीनों तरह के आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम से संबंधित होते हैं एक्चुअली, इसलिए क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्लेस होते हैं। हम लोग अगर नॉर्मल बात कर लें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल कहलाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है तो एक्चुअली वो राइबोसोम पर ही होती है, और राइबोसोम जो होता है तो एक्चुअली कई सारे राइबोसोम जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम बना देते हैं। अब राइबोसोम तो वेरी माइन्यूट होते हैं, तो जरा से माइन्यूट ऑर्गेनेल्स पर तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो तो फॉर्म हो नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो मिलकर पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। पॉलीराइबोसोम बनने का सेंस क्या है कि जो कम प्लेस था वो प्लेस बढ़ गया। अब प्लेस जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफ़ी प्लेस मिलेगा, लेकिन जो निर्माण स्थल है वो क्या है, राइबोसोम। विदाउट राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स या नहीं हो सकती है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल भी कहलाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम के साथ साथ तीनों तरह के आरएनए जो है वो सपोर्ट करते हैं। 3 तरह के आरएनए कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए मीन्स संदेशवाहक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड देन टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। तो तीनों तरह के ये जो आरएनए हैं और जो राइबोसोम है, तो ये मिलकर क्या करने में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वो राइबोसोम पर होती है, और साथ में तीनों तरह के आरएनए जो है वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राइबोसोम के टाइप पर। तो राइबोसोम एक्चुअली 2 टाइप का होता है, 70S एंड 80S। राइबोसोम होता है 2 टाइप का, 70S एंड 80S। अब राइबोसोम जो है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। 2 उप-इकाइयां जो हैं उनके मिलने से राइबोसोम बनता है। एक सब यूनिट लार्ज होती है, दूसरी स्मॉल होती है। जैसे हम लोग अगर बात करें 70S टाइप का राइबोसोम, तो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है तो इसमें एक सब यूनिट होती है 50S और एक होती है 30S। इनका दोनों का टोटल नहीं करना है, क्योंकि टोटल तो हो रहा है 80, बट एक है क्या, यह है 70S राइबोसोम। तो इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं
वो क्या क्या होती है, 50s एंड 30s। इनके टोटल करने से नहीं है मीन्स इसमें कि टोटल करने से जो है वो 70s राइबोसोम बन जाए, ऐसा नहीं है। 70s राइबोसोम में दो उप इकाइयां जो होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी उप इकाई एक छोटी, कितनी कितनी, 50s एंड 30s। तो इस तरह से ये जो है ये 70s के लिए सब यूनिट्स हो जाती हैं। अगर हम लोग बात कर लें 80s के लिए, 80s के लिए एक्चुअली क्या है, 80s के लिए जो सब यूनिट्स होती हैं तो वो होती है 60 एंड 40s, 60s एंड 40s। तो ये किसके लिए है, ये 80s के लिए। तो 80s टाइप का राइबोसोम जो है उसकी दो उप इकाइयां जो है, एक होती है 40s और एक होती है 60s। तो इस तरह से ये 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। और अगर हम लोग इनकी डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस जो है एंगस्ट्रॉम में होती है। और बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो सब यूनिट्स हैं तो आपस में ये कैसे जुड़ी रहती हैं, किसकी मदद से जुड़ी रहती हैं। तो एक्चुअली इसमें मैग्नीशियम आयन जो होता है वो इनको आपस में सब यूनिट्स को ऐड करने में जो है सपोर्ट करता है, मैग्नीशियम। अच्छा, अब हम लोग देखिए जो बात करते हैं पहले 70s टाइप के राइबोसोम पर। तो 70s टाइप का राइबोसोम जो होता है ये शेप में स्मॉल होते हैं, आकार में छोटे होते हैं 70s। और ये मेनली जो है ये बैक्टीरिया सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं खास तौर से, ठीक है। और इसकी जो बात कर लेते हैं लेंथ जो है तो 290 एंगस्ट्रॉम और ब्रेथ जो है 210 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। और जो नेक्स्ट 80s राइबोसोम जो है तो उसकी अगर हम लोग बात करें 80s टाइप का राइबोसोम तो उसके लिए अभी आपको बताया कि उसकी जो सब यूनिट्स हैं तो वो कितनी कितनी है, 60s एंड 40s, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये 80s टाइप के राइबोसोम, ये ER और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, केंद्रक कला जो होती है उससे चिपके रहते हैं। और ER का अभी मैंने आपको बताया था कि जो रफ ER है, कड़िकामय ER है, तो ऑब्वियसली राइबोसोम की वजह से ही है। तो ये ER से रिलेटेड होते हैं और केंद्रक से रिलेटेड होते हैं, केंद्रक कला पर भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। जो हमने आपको अभी 80s टाइप का राइबोसोम बताया, तो अगर हम लोग बात कर लें उसकी लेंथ एंड विड्थ की, लंबाई और चौड़ाई की, तो 80s वाले राइबोसोम में लंबाई जो होती है वो होती है 300 से 340 एंगस्ट्रॉम और चौड़ाई होती है 200 से 240 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। हमने आपको इसका फंक्शन बता दिया, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो है 2 प्रोसेस होती हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। डबल T से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बात नहीं करते, हिंदी में करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन और ट्रांसलेशन को अनुवादन कहते हैं। तो अनुलेखन और अनुवादन ये 2 प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अभी हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में प्रॉपर समझा और काफ़ी डिटेल में हमने आपको इसके बारे में बताया। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं एनदर सेल ऑर्गेनिल्स, किसी दूसरे कोशिकांग पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं किस पर, नेक्स्ट जो है वो गोल्जी बॉडी पर बात करते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी बोलते हैं इसको। तो अब हम लोग देखिए एक और कोशिकांग पर बात करते हैं, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी देखिए जो है एक तरह से झिल्लियों से घिरा हुआ एक कोशिकांग होता है, जो कि इसके बारे में कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी। तो साइंटिस्ट के नेम पर ही इनका इस कोशिकांग का नाम जो है ना वो गोल्जी बॉडी पड़ा, क्योंकि कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था फर्स्टली। अब ये जो कोशिकांग है इसको एक और नाम से जानते हैं, पौधों में इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं और कुछ साइंटिस्ट लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, डिक्टियोसोम, और कुछ साइंटिस्ट को जो है अभी मैंने बताया आपको लाइपोकॉन्ड्रिया। तो गोल्जी बॉडी के और भी नेम डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया, इनसे भी जाना जाता है। किसने इसको डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, ये जो है ये जीवद्रव कला और ईआर के बीच प्रेजेंट होता है। कोशिका के अंदर जो गोल्जी बॉडी है ये खासतौर से जीवद्रव कला और ईआर के बीच में लगभग जो है वो प्रेजेंट होता है, और झिल्लियों के रूप में बनी हुई ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, और जो है जीवाणु और नीले हरे शैवाल में एब्सेंट होता है, और प्लांट और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। तो किस में नहीं मिलता कि जो गोल्जी बॉडी जो है वो एक तो जीवाणु में और एक नीले हरे शैवाल में। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है गोल्जी बॉडी, जबकि एनिमल और प्लांट सेल में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो कलाएं होती हैं तो वो एक्चुअली क्या है, एक तो सिक्रीशन से संबंधित वर्क करती है, श्रावण से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको और आगे बताते हैं डिटेल में। इसमें क्या होता है कि एक इसमें जो भी इसमें ये प्यालेनुमा संरचनाएं बनती है एक्चुअली इस तरह से, ये इस तरह से थैलियों के रूप में ये कुछ ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें बनती है, और ये प्यालेनुमा जो संरचना बनती है तो इसमें 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, एक उत्तल सिरा, एक अवतल सिरा। ठीक है, उत्तल सिरा और अवतल सिरा, इसको सिस और ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसमें उत्तल सिरे को सिस फॉर्म और अवतल सिरे को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी है इसमें ये 2 सिरे होते हैं, जिस रिपीट करेंगे आपको, सिस और ट्रांस। सिस को उत्तल सिरा, ट्रांस को अवतल सिरा बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें देखिए क्या होता है कि जो भी गोल्जी बॉडी की थैलियां हैं वो ओल्ड सेल में न्यू सेल के कंपेयर में अधिक मिलती हैं। क्वेश्चन आ जाए कि नई या पुरानी कौन सी कोशिकाओं में जो है गोल्जी बॉडी की थैलियां जो है वो अधिक होती हैं, तो पुरानी कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की थैलियां नई कोशिकाओं की तुलना में अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो वर्क है तो वो श्रावण है और स्थानांतरण है। सिक्रीशन एंड ट्रांसफर इज मेन वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों को स्रावित करना और पदार्थ को एक जगह से कोशिका से में दूसरी जगह तक पहुंचाना, भी ट्रांसफर करना, ये इसका मेन वर्क है गोल्जी बॉडी का। इसमें एक्चुअली जो है गोल्जी बॉडी श्रावण का सेंस क्या है, इसमें जो प्रोटीन है, अम्ल है, एंजाइम्स हैं, सिलेस में, तो इन सब का श्रावण जो है वो करने में मदद करता है। तो गोल्जी बॉडी की जो थैलियां हैं तो वो कुछ पदार्थों को स्रावित करती हैं, जैसे रिपीट कर लेंगे, प्रोटीन है, एसिड है, एंजाइम्स हैं एंड म्यूकस यानी सिलेस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कोशिकांग है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है ये, कि ये सेल प्लेट, कोशिका पट्ट का निर्माण करता है, और कह सकते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति का भी ये निर्माण करता है। कोशिका भित्ति और
कोशिका पट्ट, इसके फॉर्मेशन में जो है ना एक गोल्जी बॉडी जो है वो सपोर्टिव होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण और कोशिका पट्ट का निर्माण, इनके का निर्माण में भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक हार्मोन्स का निर्माण। तो बिल्कुल गोल्जी बॉडी जो है वो हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी सपोर्टिव है। एक और बात क्लियर कर लेते हैं, ये जो है ट्रैफिक पुलिस इसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस जो है कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का वर्क क्या है कि जैसे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, तो उसको हाथ से पकड़ के अपना रोड क्रॉस कराना, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। सेम वर्क जो है वो गोल्जी बॉडी भी करता है। अपनी थैलियों में आवश्यक पदार्थों को बंद कर लेता है, एनक्लोज कर लेता है और ज़रूरत वाले प्लेस तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है। तो हमने देखिए आप लोगों को गोल्जी बॉडी के बारे में भी बता दिया और इसके पहले जस्ट हमने आपको राइबोसोम के बारे में बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं और कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण जो है ये अंग है। तो इन दोनों के बारे में हमने आपको अभी हाल क्लियर करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट कोशिकांग पर बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात कर लेते हैं तारककाय या सेंट्रोसोम पर। सेंट्रोसोम, तारककाय, ये जो कोशिकांग है ये फेमस है। कोशिका विभाजन कराने में मदद करने वाला कोशिकांग जो है वो तारककाय कहलाता है। कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला, कोशिका को विभाजित कराने में, नई कोशिकाएं बनाने में मदद करने वाला कोशिकांग जो है वो है तारककाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या तारककाय जो है ये एक, अगर इसकी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बैलगाड़ी का जो पहिया घूमता हुआ नजर आता है, तो लगभग इसी तरह की स्ट्रक्चर जो है वो तारककाय की बनती है। तारककाय जो इसकी स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। एक तो क्या होती हैं, त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं। तारककाय में त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं, तीन के ये जो नलिकाएं होती हैं और ये जो है घूमता हुआ पहिया की तरह, ये जो है बैलगाड़ी के पहिए की तरह जो है वो नजर आता है। तो एक तरह से बीच में इसके होती है नाभिका, या जैसे HUV हम कह सकते हैं। तो सेंटर में क्या होती है, नाभिका होती है और सराउंड में जो है तीन के ग्रुप होते हैं। वो किसके होते हैं, त्रिक नलिकाओं के, थ्री के ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। बात कर लेते हैं कि तारककाय की खोज किसने की। साइंटिस्ट टी बावेरी। तारककाय की खोज जो है वो टी बावेरी ने की और ये जो है ये सभी एनिमल सेल में जो है प्रेजेंट होता है। समस्त जंतु कोशिकाओं में तारककाय जो है वो पाया जाता है। किस किस में नहीं मिलता, ये जो है शैवाल, कवक, ठीक है ना, मॉस, इनको छोड़कर अन्य सभी प्लांट सेल में भी अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये मेनली एनिमल सेल में खासतौर से मिलने वाला एक कोशिकांग है और इसमें क्या होता है, दो जोड़ी
तारक केंद्र से मिलकर ही बना होता है। टू पेयर्स सेंट्रियोल्स या दो जोड़ी तारक केंद्र से मिलकर तारक काय जो है वो बनता है। और ये जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हुए स्थित होते हैं और आरएनए भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, बाकी हमने आपको ये बता ही दिया कि बैलगाड़ी के पहिए की तरह ये प्रतीत होता है और इसमें तीन सूक्ष्म नलिकाओं के समूह होते हैं जिनको एबीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से तीन के ग्रुप जो है नलिकाओं के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तारक काय का हमने आपको वर्ग भी बता दिया कि ये जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला कोशिकांग है। संरचना आपकी खोज बता दी कि इसकी टी बावेरी ने इसकी खोज की थी। संरचना पर बात कर ली कि इसमें दो जोड़ी तारक केंद्र होते हैं और सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो तीन के समूहों में प्रेजेंट होती हैं और देखने में ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है और आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम पर बात करेंगे। लाइसोसोम जो है इसकी खोज की थी डी डोवे साइंटिस्ट डी डोवे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये भी मेनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है एक तरह से एंजाइमों की भरमार होती है। इसमें एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये खासतौर से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूरोस्पोरा कवक में ये अपवाद के रूप में मिलता है। किस में मिलता है? न्यूरोस्पोरा फंगस, ये इसमें ये पाया जाता है। बाकी एनअदर प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लाइसोसोम की। लाइसोसोम में 30 से 35 तरह के हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 32, 35, 30 से 35 तरह के जल अपघटन कराने वाले एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और एक तरह से लाइसोसोम जो है वो एंजाइमों की भरमार वाला जो है कोशिकांग कहलाता है। और लाइसोसोम जो है ये इसके लाइसोसोम के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, तरल होता है, उसका पीएच होता है 5 और जबकि कोशिका द्रव का पीएच होता है 7। लाइसोसोम के अंदर 5 और कोशिका द्रव का पीएच 7 होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसका जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो सेल में होता है तो वो एक्चुअली ईआर की मदद से होता है। लाइसोसोम जो बनता है ना तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही बनता है, खासतौर से कोशिकाओं में। और ये दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक लाइसोसोम। तो मैंने आपको देखिए लाइसोसोम में जो बताया तो मुख्य रूप से आपको समझ में आया होगा कि ये कोशिकांग जो है वो एंजाइम्स से रिलेटेड है। खासतौर से मैंने आपको बताया 30 से 35 तरह के एंजाइम जो हैं, जल अपघटन कराने वाले एंजाइम जो है, हाइड्रोलिसिस कराने वाले एंजाइम जो है वो किस में प्रेजेंट होते? लाइसोसोम में। ठीक है, तो क्या हो जाता है कभी कभार ये एंजाइम जो है इस लाइसोसोम की वजह से पूरे के पूरे कोशिका को भी विघटित कर देता है। समझिएगा, कोशिका है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम में कई सारे एंजाइम हैं। तो एंजाइम का काम है अपघटन कराना, डिसोसिएशन कराना। तो कभी कभार क्या होता है कि जिस सेल में वो है उस सेल को ही डिसोसिएट कर देता है, अपघटित कर देता है। तो कह सकते हैं कि लाइसोसोम जिस कोशिका के अंदर है उसी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से लाइसोसोम
कोशिका की आत्मघाती थैलियों के रूप में जाना जाता है। जिस कोशिका में लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एंजाइमों की भरमार होती है और वो एंजाइम की वजह से संपूर्ण कोशिका को ही नष्ट कर देता है, तो इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियों के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अब लाइसोसोम के कुछ कार्य पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें एंजाइम्स होते हैं, तो पाचन में तो सपोर्ट करेगा, प्रोटीन पाचन वगैरह जो भी है, तो इनमें ये मदद करता है। और ये जो है ये माइटोसिस मीन्स सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन में एक होता है सूत्री विभाजन, तो उसमें मदद करता है। और भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि ये जो है ये कुछ शरीर की स्थितियां जो है, तो रोगग्रस्त कोशिकाओं को भी ये नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है वो एंजाइम की भरमार वाला एक कोशिकांग। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है टॉपिक उसके बारे में। ओके, अब हम लोग जो अगला टॉपिक लेकर आए हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस या केंद्रक पर अब हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसकी जनरली स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, कुछ संरचना पर बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह से केंद्रक या न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो कोशिकाओं में होती है। और केंद्रक की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर अगर बात करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये कोशिका के अंदर ये नज़र आता है। साइड में आप देख रहे हैं इसमें ये ER जाल बनाती हुई फैली रहती है, अंतःप्रद्रवी जालिका। केंद्रक की संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो केंद्रक में ये डबल लेयर होती हैं, 2 आवरण होते हैं, 2 झिल्लियां होती हैं। बाहर की तरफ बाहरी केंद्रक कला और अंदर की तरफ आंतरिक केंद्रक कला कहलाती है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और
इसके जो छिद्र होते हैं उसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कला को कह सकते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव को बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें। ये होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन धागे, जो कि गुणसूत्र के निर्माण में शामिल होते हैं, क्रोमैटिन धागे कहलाते हैं। आप इसमें केंद्रक में देख रहे हैं, ये केंद्रक पर ये जो कड़ की तरह कला पर जो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो कड़ की तरह संरचना नजर आ रही है वो है राइबोसोम। इसी तरह के कण आपको एक इस ईआर पर नजर आ रहे हैं, इस तरफ नहीं। तो जिस ईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो कड़िका युक्त ईआर कहलाएगी, और जिस ईआर पर राइबोसोम नहीं होंगे वो कड़िका विहीन या सपाट ईआर कहलाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं केंद्रक पर, तो केंद्रक की कला पर बिल्कुल मिलते हैं, और जो ईआर है तो वो सपाट ईआर पर नहीं पाए जाते। कड़िकामय ईआर जो है वो राइबोसोम की वजह से ही कहलाती है। इसकी अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं केंद्रक की, तो ये एक तरह की गोलाकार संरचना के रूप में होता है, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो इसकी खोज की थी वो की थी 1831। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। गोलाकार और हर गहरे रंग की ये संरचना होती है। डार्क से कलर की जो सेल में स्ट्रक्चर होती है गोल से राउंडेड फॉर्म में, तो वो केंद्रक होता है। गहरे रंग की संरचना होती है, और ये जो केंद्रक जो है खास तौर से, तो ये एक्चुअली जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में मिलता है। और अगर हम लोग बात इसकी संख्या की बात करें तो ये जो है जंतु और पादप कोशिका में तो सिंगल होता है, एक होता है, लेकिन एक क्लेडोफोरा जो है शैवाल होता है उसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या हो गया? क्लेडोफोरा शैवाल, शैवाल को एल्गी बोलते हैं। तो क्लेडोफोरा शैवाल में सामान्यतः इसका नंबर मोर देन 1 होता है, जबकि नॉर्मली जंतु और पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या जो है ना वो सिंगल होती है। तो अब हमने आपको इसके पार्ट्स खासतौर से बताए थे, जैसे केंद्रक कला, दूसरा बताया था केंद्रक द्रव, केंद्रक छिद्र बताया। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, क्रोमैटिन धागे होते हैं, इसमें ये केंद्रिका भी होती है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो ये कुछ इसके मेनली ये पार्ट होते हैं। और केंद्रक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल की, और इसका जो मेनली वर्क है तो वो कह सकते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ वगैरह होते हैं, गुणसूत्र हैं, डीएनए, आरएनए है, तो इनसे संबंधित ये होता है। तो आनुवांशिक पदार्थों को धारण करने वाला ये एक्चुअली गोलाकार स्ट्रक्चर है, तो ये केंद्रक जो है वो कहलाता है। बाकी अभी उतना ज़्यादा इसमें डिटेल की इम्पोर्टेंस है नहीं है। केंद्रिका की बात कर लें तो इसमें जो केंद्रिका होती है तो उसमें क्रोमैटिन धागे, दानेदार भाग, मैट्रिक्स और आरएनए तंतु ये पाए जाते हैं। और अगर हम लोग अब इसकी बात कर लें इसके वर्क की या फंक्शन की केंद्रक के, तो जैसे एक तो इसका काम है कि सेल का रेगुलेशन करना, कोशिका का नियमन करना और उसका नियंत्रण करना। अगला हम लोग बात कर लें कि पुरानी कोशिका से जो नई कोशिकाएं बनती हैं तो केंद्रक विभाजन उसमें होता है। तो केंद्रक विभाजन इम्पोर्टेंट है, तभी नई कोशिकाओं का निर्माण हो पाता है। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति करना इसका मुख्य वर्क है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ इसमें प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के निर्माण में ये सपोर्टिव है, आरएनए के निर्माण में सपोर्टिव है, राइबोसोम के निर्माण में सपोर्टिव है। तो हम लोगों ने कुछ इसके फंक्शंस की बात कर ली, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ली। थोड़ा सा फंक्शन दोबारा से रिपीट करते हैं। केंद्रक का काम क्या है? कोशिका का जो वर्क है कोशिका के, उसका नियंत्रण करना, उसका नियमन करना।
अगला हमने आपको इसका वर्क बताया कि ये आनुवांशिक पदार्थों की वंशागति करने का भी वर्क करता है। जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा वो अगली पीढ़ी में ले जाने में केंद्रक जो है वो सपोर्टिव होता है। फिर आपको बताया कि कुछ संरचनाओं का निर्माण भी इसके द्वारा होता है, जैसे कि डीएनए का फॉर्मेशन है, आरएनए का फॉर्मेशन है, और एक और बताया था आपको राइबोसोम का फॉर्मेशन। तो डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, इनके फॉर्मेशन में केंद्रक जो है वो सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने केंद्रक के बारे में कुछ क्लियर किया। अब आगे और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। डीएनए और आरएनए में कुछ हम लोग डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। डीएनए में जो पूरा नाम है डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से रिपीट कर देते हैं, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए की हम लोग शुगर की बात कर लें, शर्करा की बात कर लें, दोनों में ही 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए की शर्करा या शुगर को डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं और आरएनए की शर्करा को राइबोज शर्करा। डीएनए की शर्करा क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज। आरएनए की क्या होती है? राइबोज शर्करा। नाइट्रोजनीय क्षारों की बात कर लें, दोनों में कंपेयर कर लें। डीएनए में जो नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। कैसे लर्न करेंगे? आया था चला गया, आया था चला गया। A4 एडेनिन, T4 थाइमिन, C4 साइटोसिन, G4 ग्वानिन। आरएनए में केवल ध्यान रख लेना है कि आरएनए में जो है ना थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल, U4 यूरेसिल। बाकी 3 सेम है, ए जी और सी। ए जी और सी सेम है, सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है? टी के प्लेस पर यू। तो आरएनए में जो है ना थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल होता है। तो इस तरह से ये इसके नाइट्रोजनीय क्षार में जो है डिफरेंस था। डीएनए जो होता है ये एक्चुअली डबल हेलिकल थ्रेड के रूप में 2 सूत्र एक दूसरे पर कुंडलित रूप में प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए जो है वो सिंगल थ्रेड इकहरे धागे की तरह होता है। तो ये कि मेनली इसमें एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर को लेकर, ये भी है कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित सूत्र है एक तरह का, और आरएनए जो है वो इकहरे धागे की तरह पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ तो दोनों ही वर्क करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की तरह, और जो डीएनए है वो खासतौर से कोशिका के नियंत्रण में शामिल है, और आरएनए जो है वो खासतौर से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल रहता है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस हैं। इसमें अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक और डिफरेंस कि डीएनए और आरएनए कहाँ मिलता है। तो डीएनए जो है वो खासतौर से गुणसूत्र, केंद्रक द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। आरएनए की बात कर लेते हैं, ये केंद्रिका में, केंद्रक द्रव में और कोशिका द्रव में खासतौर से मिलता है। हम लोगों ने देखिए डीएनए आरएनए में कुछ कंपेयर किया, या कह सकते हैं कुछ डिफरेंस पर बात की। रिपीट कर लेते हैं, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। शुगर पर बात की थी, 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर, आरएनए में राइबोज पेंटोस शुगर। नॉर्मली बोल देते हैं डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की नाइट्रोजनीय क्षारों पर, इंग्लिश में बोले तो नाइट्रोजनस बेस पर।
4 तरह के नाइट्रोनिछार डीएनए में और 4 तरह के आरएनए में। डीएनए में कैसे लर्न कर सकते हैं? आया था चला गया, आया था चला गया। अब ये तो समझने के लिए था, क्या है इसका फुल फॉर्म? एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। आरएनए की बात कर लेते हैं। थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल, बाकी सेम। क्या क्या हो गया? मीन्स एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये इसके नाइट्रोनिछार हो गए। फिर हमने आपको बताया था कि डीएनए जो है वो 2 सूत्र आपस में कुंडलित रूप में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आरएनए में इकहरा सूत्र जो है वो होता है। आरएनए इकहरे सूत्र में होता है और डीएनए 2 कुंडलित सूत्रों के रूप में जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंड एक लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसका कहाँ मिलता है डीएनए। तो बात की हम लोगों ने कि ये गुणसूत्र में, ठीक है, केंद्रक द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में मिलता है। आरएनए पर हम लोगों ने बात की, ये केंद्रिका, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव इनमें पाया जाता है। तो इस तरह से जो है वो डीएनए और आरएनए में कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और जो एक और बात की थी कि डीएनए जो है कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है और आरएनए का मुख्य वर्क जो है वो ना प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये इसके मेन डिफरेंस थे, कंपेयर था। और एक चीज़ और है कि डीएनए से तो इजीली आरएनए बनता है, बट आरएनए से डीएनए समानता नहीं होता निर्माण, लेकिन अगर होता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए जनरली बनता है, आरएनए से डीएनए जनरली नहीं बनता, लेकिन अगर बनता है आरएनए से डीएनए तो उसके लिए आपको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्युत्क्रम अनुलेखन, ये होता है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। व्युत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में हम लोगों ने डिफरेंस भी जान लिया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीन्स पर। जीन्स जो है ये क्रोमोसोम पर छोटे छोटे कण के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कह सकते हैं गुणसूत्रों पर छोटे छोटे कण के रूप में उपस्थित संरचना ही जीन्स कहलाती है। और जो जीन्स हैं तो ये भी डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनते हैं। बहुत ही माइन्यूट जो है कण की तरह स्ट्रक्चर है, माइन्यूट पार्टिकल स्ट्रक्चर हैं जीन्स, और डीएनए के ही छोटे छोटे पीसेस के रूप में ये होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर। तो जीन्स जो है ये मुख्य आनुवांशिक इकाई मानी जाती है आनुवांशिक लक्षणों को वंशागत करने के लिए। जीन्स जो है मुख्य आनुवांशिक इकाई है किसकी? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए कैपेबिलिटी रखने वाली संरचना जीन्स है। जीन्स जो होते हैं ये खास तौर से अगर बात कर लेते हैं तो वो अभी बता दिया आपको कि क्रोमोसोम पर छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देंगे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे बेलिंग, इन्होंने खास तौर से इसका अध्ययन किया था और जो है ये एक तरह की डार्क संरचना कण के रूप में ये होते हैं। जंपिंग जीन्स। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन्स के बारे में बताया था।
जंपिंग जीन्स क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं उस पर जो जीन्स हैं तो वो अपने अपने प्लेस पर फिक्स हैं, निश्चित हैं। बट बारबरा मैकक्लिंटॉक ने खोज की थी कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपना प्लेस छोड़कर अनदर प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसको होना चाहिए वहां से हटकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जंपिंग जीन्स के रूप में जाना जाता है कि कुछ जीन्स क्या होते हैं कि जो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, कह सकते हैं कि वो जंप कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको जंपिंग जीन्स कहा जाता है। ऐसा होने से क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, तो अगर उसमें जो चीज़ें अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, सही हैं, तो उसकी बॉडी सही रहेगी। और अगर मान लीजिए कुछ जीन्स हैं जो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जेनेटिक डिसऑर्डर आएंगे, जेनेटिक चेंजेस आएंगे, आनुवांशिक रूप से कुछ परिवर्तन बॉडी में दिखाई देंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये बात हम ह्यूमन की कर रहे हैं, कोई भी जीव हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, मक्का है, ठीक है ना। तो कोई भी जंतु, कोई भी पौधा, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो देखा जा सकता है जंपिंग जीन्स। तो ये क्या होता है, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जो अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं, ट्रांसपोजोन भी इसको बोल देते हैं। ये जो कंडीशन है एक तरह की ट्रांसपोजोन, मीन्स अपना प्लेस जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। कुछ ऐसे पार्ट या कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने स्थान से हटके दूसरी जगह पहुंचेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब अगर किसी जगह पर वो फिक्स थे तो वो बॉडी में कुछ कंडीशन थी, अगर वो अपनी जगह से हटके किसी अनदर प्लेस पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है ये चेंज नेगेटिव हो। तो कोई भी आनुवांशिक परिवर्तन हो सकते हैं बॉडी पर, चाहे वो लाभकारी भी हो सकते हैं, हानिकारी भी हो सकते हैं। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक जो है उन्होंने जंपिंग जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पर। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब क्रोमोसोम को, मीन्स गुणसूत्र को, एसिटोकार्मीन नामक रासायनिक पदार्थ से जब उसको अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं, एसिटोकार्मीन केमिकल से जब गुणसूत्र को रंगते हैं, कलर करते हैं, जिसे स्टेनिंग कहते हैं, या हिंदी में बात करें अभिरंजन, तो क्या होता है कि गुणसूत्र में कुछ गहरे रंग की स्ट्रिप्स या पट्टियां दिखाई देने लगती हैं और कुछ हल्के रंग की। गहरे रंग की जो पट्टियां दिखाई देती हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन को शो करता है, डार्क बैंड या स्ट्रिप्स या पट्टियां, और यूक्रोमेटिन जो है वो लाइट बैंड। क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, अगर उसको एसिटोकार्मीन रसायन से जब उसको स्टेनिंग किया गया तो गुणसूत्र में कुछ गहरे रंग की पट्टियां शो आउट होंगी, कुछ हल्के रंग की। गहरे रंग की पट्टियां जो होंगी वो हेट्रोक्रोमेटिन को शो करेंगी और हल्के रंग की पट्टियां जो है ना वो यूक्रोमेटिन को शो करेंगी। हेट्रोक्रोमेटिन एक्चुअली जो है वो संघनित भाग है, कंडेंस पार्ट है।
गहरे रंग का जो दिखाई दे रहा, और यूक्रोमेटिन जो है ना वो फैला हुआ भाग है। हल्के रंग का भाग जो है वो यूक्रोमेटिन है और वो स्कैटर्ड पार्ट है क्रोमोसोम का, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्क है, डार्क बैंड के रूप में है, तो कह सकते वो कंडेंस पार्ट है, संघनित भाग है। और यूक्रोमेटिन जो है ना लाइट कलर का है, तो वो स्कैटर्ड पार्ट है, फैला हुआ भाग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डुप्लीकेशन या द्विगुणन होता है, पुराने डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण जो होता है, तो हेट्रोक्रोमेटिन वाले पार्ट से ईजिली होगा या यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन से, क्योंकि भाग ऑलरेडी फैला हुआ भाग है तो ईजिली द्विगुणन हो जाता है डीएनए का। और हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस पार्ट है तो ऑब्वियसली द्विगुणन में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास जो बच्चों आप लोगों को मैंने दी है, तो वो ख़ासतौर से सेल ऑर्गेनील्स को लेकर थी, कोशिकांगों को लेकर, और इसके अलावा भी हमने आपको कुछ टॉपिक्स और बताए। तो आज की क्लास में सेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर काम आएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी हमने आपको इसमें हाइलाइट्स किया कि जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर कराए, और ऑब्वियसली उनमें जो कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उन पर हमने आपको फोकस करवाया, और ख़ासतौर से अलग से भी हमने आपको बताया कि ये जो है इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास बस हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।